कृष्णा। होप आपने लास्ट लेक्चर एंजॉय किया होगा जिसमें हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। हमने स्ट्रेस क्या होता है ये देखा था, हमने स्ट्रेन क्या होता है ये देखा था, हमने इलास्टिक मॉडुलस देखे थे, हमने एक ट्रिक देखी थी पॉइजन्स रेशियो की, हमने ट्रिक देखी थी क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने की, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं व्हाट, ब्रिटलनेस। व्हाट इज़ ब्रिटलनेस? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल विथ लिटिल और परमानेंट डिस्टॉर्शन। इफ़ परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज, ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल इंक्रीज। देखो ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर थोड़ा ही डिफॉर्मेशन करो वो डिस्टॉर्ट हो जाए, वो थोड़े ही डिफॉर्मेशन से वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाए। एग्जांपल के लिए ग्लास को अगर तुम ज़मीन पर फेंकोगे तो वो पूरा टूट जाएगा, तो ये ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसके अंदर प्लास्टिक जोन नहीं होती। कल हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था जिसके अंदर हमारी इलास्टिक जोन होती है और प्लास्टिक जोन होती है। जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें प्लास्टिक जोन नहीं होती। तुमने आरसीसी में भी पढ़ा होगा कि हम अपना जो फेलियर है वो ब्रिटल फेलियर ना करके हम डक्टाइल फेलियर करते हैं। डक्टाइल फेलियर के लिए हम फिर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं स्टील। आरसीसी में हम रेनफोर्समेंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा फेलियर है वो ब्रिटल ना होकर के डक्टाइल हो। क्यों? क्योंकि ब्रिटल फेलियर विदाउट वार्निंग होता है, वो बिना किसी वार्निंग के होता है। तो अगर हमें प्रॉपर वार्निंग नहीं मिलेगी तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले पाएंगे। तो हम मजबूरी में ब्रिटल फेलियर से बचने के लिए हम डक्टाइल फेलियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। परमानेंट डिस्टॉर्शन से हमारा मटेरियल पूरा ब्रेक हो जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है तुम्हें कि जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है इसके अंदर कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता, इसके अंदर कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता। दूसरा तुम्हें ये याद रखना है कि जो हमारा ब्रिटल फेलियर है वो सडन होता है, वो बहुत सडन होता है, विदाउट वार्निंग होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ तुम्हें यह याद रखना है कि ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी, आगे हम देखेंगे डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी ये दोनों एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। तो ये हमारी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, कई बार उसमें पूछ लेता है ऐसे रीजनिंग में कि बताओ डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है या नहीं। नहीं, ये दोनों एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है। ठीक है, चलिए अब कल हमने ये देखा था कि जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे निकालते थे। फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, वहीं फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो रेशियो है अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस का। वहीं जब हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो रेशियो है यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है, लेस देन 5% है। हम कई बार डिफाइन ही इस प्रॉपर्टी से करते हैं कि अगर उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेस देन 5% है तो वो ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन 5% से कम है तो वो ब्रिटल मटेरियल है। वहीं अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से ज़्यादा है तो हमारा डक्टाइल मटेरियल है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में बहुत पूछता है कि रबर इज़ इलास्टिक और ब्रिटल मटेरियल। तो रबर इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। हम किस रबर की बात कर रहे हैं? हम इंजीनियरिंग रबर की बात कर रहे हैं जो बहुत ब्रिटल है, तो जो हार्ड है। जो देखो नेचुरली रबर तो इलास्टिक होती है, लेकिन जब हम उस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं एसिड के थ्रू, हम उसको ब्रिटल बनाते हैं फिर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रबर क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है,
अब रबर हमारा ब्रिटल मटेरियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है बहुत कम होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि जो ब्रिटल मटेरियल है क्या वो डक्टाइल की तरह बिहेव कर सकता है? बताओ, कैन ब्रिटल मटेरियल बिहेव लाइक ए डक्टाइल मटेरियल? थोड़ी देर सोचो इस बारे में। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्या ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल की तरह बिहेव कर सकता है? हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम एक गहरे समुद्र में गए, बहुत गहरे समुद्र में गए, हमने वहाँ अपना एक क्यूब रखा। ठीक है। जब हमने क्यूब रखा बहुत गहरे समुद्र में, तो पानी इस पर चारों तरफ से लोड लगा रहा होगा। ये क्या है? ये लोडिंग क्या है? ये ग्रेजुअल लोडिंग है। कहने का मतलब है बहुत धीरे धीरे लोडिंग कर रहा है। मतलब जब रेट ऑफ लोडिंग वेरी वेरी ग्रेजुअल होगी तो ब्रिटल मटेरियल डक्टिलिटी शो करने लगेगा। वहीं अगर डक्टाइल मटेरियल है उसके अंदर अगर हमारी लोडिंग सडन है, कहने का मतलब ये है कि ये डक्टाइल रॉड है, इसमें हमने अचानक से ये थोड़ी वीक है हम, लेकिन डक्टाइल है, हमने इसमें अचानक से हथौड़ा मारा, ये टूट के गिर गई। कहने का मतलब है जब हमने सडन लोडिंग की तो ये डक्टाइल मटेरियल भी हमारा कैसे बिहेव कर रहा है? ब्रिटल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? ब्रिटल मटेरियल हमारा वार्निंग नहीं देता है, डायरेक्ट फेलियर करता है। तो ये भी याद रखना है कि अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल भी डक्टाइल की तरह बिहेव कर सकता है बशर्ते रेट ऑफ लोडिंग बहुत स्लो हो। वहीं जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है वो भी ब्रिटल की तरह बिहेव कर सकता है बशर्ते हमारी लोडिंग बहुत सडन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्डनेस क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, पेनिट्रेशन, इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग इज नोन एज हार्डनेस। कहने का मतलब ये है कि किसी सरफेस की स्क्रैच को, पेनिट्रेशन को रजिस्ट करने की एबिलिटी कितनी है उसको कहते हैं हम हार्डनेस। वो उतना ही हार्ड मटेरियल है। ठीक है। अब हार्डनेस किसके लिए चाहिए होती है? देखो, तुमने बीएमसी में पढ़ा होगा मोह स्केल, जो हार्डनेस के लिए यूज़ होती है, जिसमें सबसे कम हार्डनेस किसकी होती है और सबसे ज़्यादा हार्डनेस डायमंड की होती है। ठीक है। सबसे कम टेल्कम पाउडर की होती है। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हार्डनेस को हम कैसे कैसे मेज़र करते हैं। हार्डनेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है, एक तो रॉकवेल टेस्ट, दूसरा ब्रिनेल टेस्ट। ठीक है। रॉकवेल टेस्ट में हम क्या करते हैं? रॉकवेल टेस्ट में हम डायमंड इंडेंटर यूज़ करते हैं। ठीक है। वहीं जो हमारा ब्रिनेल टेस्ट है उसमें हम स्टील बॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम स्टील बॉल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो रॉकवेल टेस्ट में हम डायमंड इंडेंटर यूज़ करते हैं। वहीं हमारा रॉकवेल टेस्ट होता क्या? देखो, हम क्या करते हैं, हम एक वो करते हैं, हम एक इंडेंटर लेते हैं जिसके टॉप सरफेस पर डायमंड लगा होता है, वो रॉकवेल टेस्ट हो गया। वहीं हम दूसरा एक इंडेंटर लेते हैं जिसके टॉप सरफेस पे हमारा स्टील बॉल बनी होती है 10 mm डाई की। तो अगर हमारी स्टील बॉल है तो उसको कहते हैं ब्रिनेल टेस्ट। अगर हमारे इंडेंटर पे स्टील बॉल यूज़ हुई है तो हम उसको कहते हैं ब्रिनेल टेस्ट। वहीं हमारा जो हमारा इंडेंटर है उसमें अगर हमारी डायमंड यूज़ हुई है, डायमंड क्यों यूज़ की है? क्योंकि डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। इसकी मोहर स्केल कितनी होती है? मोह स्केल कितनी होती है? 10। मोह स्केल 10 का मतलब है ये हार्डेस्ट मटेरियल है। हार्डेस्ट मटेरियल मतलब ये किसी को भी स्क्रैच कर सकता है, ये किसी में भी स्क्रैच ला सकता है। ठीक है, किसी में भी इंडेंटेशन बना सकता है। तो हम इस तरीके से टेस्ट करते हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसमें हम क्या करते हैं? ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकालते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस नंबर कैसे निकालते हैं? हम एक लोड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि ये स्टील बॉल है। ठीक है, ये स्टील बॉल है, ये कुछ इंडेंटेशन बना रही है, ये सरफेस पे कुछ इंडेंटेशन बनाएगी। ये जो इसने सरफेस पे इंडेंटेशन बनाया, जो मार्क बनाया, उसकी डाया कितनी होगी? स्मॉल डी। वहीं इस इंडेंटर की डाया कितनी होगी? कैपिटल डी। ठीक है। वहीं जो इस पर हम लोड लगा रहे थे वो कितना था? पी। ठीक है। तो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर हम कैसे निकालते हैं? ब्रिनेल हार्डनेस नंबर पे ये रेशियो है किसका? जितना हमने लोड लगाया डिवाइडेड बाय कितना हमने लोड लगाया इस पर, डिवाइडेड बाय पाई डी बाय 2। टू पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया सराउंडिंग का। तो पाई डी बाय 2 इंटू डी माइनस अंडर रूट
कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कई बार कि ये जो बिर्नल हार्डनेस नंबर है ये स्टील के लिए कितना होता है, माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है। बाकी मटेरियल के लिए भी पूछ सकता है लेकिन मोस्टली स्टील के लिए पूछता है, इसलिए इसका बिर्नल हार्डनेस नंबर होता है 130। इसका बिर्नल हार्डनेस नंबर होता है 130, याद रखना है आपको, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है, P डिवाइडेड बाय पाई डी बाई 2 इंटू डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसको कहेंगे, वो मटेरियल जो एक सीट के फॉर्म में फैल जाए, जैसे कि हमारी थाली है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड बीटन इन फॉर्म ऑफ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये क्या है, इनको जब तुम बीट करते हो तो ये फैल जाते हैं। कहने का मतलब ये है हम इनसे थाली बना सकते हैं। हम इनको ये बीट करने पर टूटते नहीं हैं, ये हैमर करने पर टूटते नहीं हैं, ये स्प्रेड कर जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो हमारे एग्जाम में पूछ लेता है बता कौन सा मटेरियल मेलिएबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। वो मटेरियल जो स्प्रेड कर जाए वो हो गई हमारी मेलिएबिलिटी। जो एक्सटेंड करें हर डायरेक्शन पे विदाउट रप्चर, ठीक है, जो एक्सटेंड करें हर डायरेक्शन में विदाउट रप्चर, ठीक है। इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। मेलेबल मटेरियल है उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। चलो, तो कहीं ना कहीं मेलेबिलिटी डक्टिलिटी से भी रिलेटेड है। अगर मटेरियल हमारा डक्टाइल है तो मेलेबल भी होगा, और जितना ज़्यादा डक्टाइल है उतना ही ज़्यादा मेलेबल होगा, ठीक है। अब डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी का मतलब है कि तुम उसको खींचो तो वो तार के फॉर्म में फॉर्म हो जाए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन और प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चर, और डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। वो थिन वायर के फॉर्म में स्ट्रेच हो सके बिना डिफॉर्म हुए, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल कैन हैव लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। इसके अंदर लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होती है। मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल सो नेकिंग जोन बिफोर फेलियर। कल मैंने समझाया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि जो हमारा मटेरियल है जब हम उसको खींचते हैं तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट में जाता है, फिर इलास्टिक लिमिट में, फिर अल्टीमेट लिमिट में। अल्टीमेट लिमिट में जब वो फेल होता है, फेल होने से पहले उसका जो मटेरियल है उसमें नेकिंग आ जाती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल है वो नेकिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं फेल होने से पहले, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी जो डक्टाइल मटेरियल है इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डोमिनेट करता है, इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। वही मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि क्या डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है। हाँ, अगर डक्टाइल मटेरियल पे हमने सडन लोडिंग की तो वो ब्रिटल मटेरियल की प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और वही हम आरसीसी में देखते हैं कि हम डक्टाइल फेलियर करवाते हैं। क्यों डक्टाइल फेलियर कराते हैं, क्योंकि डक्टाइल फेलियर हमें एक प्रॉपर वार्निंग देता है फेल होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है टफनेस, ठीक है। व्हाट इज टफनेस? टफनेस का मतलब है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस और रेजिस्टेंस फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज टफ। टफ कितना है, कोई इंसान कितना टफ है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है, वो कितना सडन इम्पैक्ट लोड, सडन माने किसी के पास अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई अचानक से, तो वो उससे कितनी जल्दी कॉप अप कर सकता है, ये इंसान की टफनेस हो गई। मटेरियल के लिए टफनेस क्या हो गई? मटेरियल के लिए टफनेस हो गई कि वो सडन लोडिंग को एब्जॉर्ब कितनी जल्दी कर सकता है, वो सडन लोडिंग से फेलियर नहीं हो रहा, ठीक है। जो एब्जॉर्ब कर ले मैकेनिकल एनर्जी को ड्यू टू सडन लोडिंग, ठीक है, वो ज़्यादा क्या है, वो टफ मटेरियल है, ठीक है। अब बताओ कास्ट आयरन ज़्यादा टफ है या माइल्ड स्टील ज़्यादा टफ है? सोचो थोड़ा, क्या माइल्ड स्टील ज़्यादा टफ है या कास्ट आयरन? हमने कास्ट आयरन पे हथौड़ा मारा तुरंत टूट गया,
वहीं माइल्ड स्टील को हमने हथौड़ा मारा, तुरंत नहीं टूटा, उसने शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया। तो माइल्ड स्टील जो है हमारा वो ज़्यादा टफर है किससे? कास्ट आयरन से। जो माइल्ड स्टील है हमारा वो ज़्यादा टफर है किससे? कास्ट आयरन से। किससे? कास्ट आयरन से। ठीक है, अब हम टफनेस मेज़र कैसे करते हैं? टफनेस मेज़र करते हैं हम बैंड टेस्ट से। ठीक है, बैंड टेस्ट यूज़ करते हैं, हम बैंड करते हैं मटेरियल को। ठीक है, दूसरा हमारा 2 टेस्ट है, एक तो 4P टेस्ट, ठीक है, एक है 4P टेस्ट, दूसरा आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब 4P टेस्ट और आइजोड टेस्ट होता क्या है? देखो, इसमें एक सैंपल लेते हैं। 4P टेस्ट पहले डिस्कस करते हैं। इसमें एक सैंपल लेते हैं जिसको हम सिंपली प्लेस करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह हम इसको प्लेस करते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। जो नॉच है वो फेसिंग अवे फ्रॉम द पेंडुलम, जहाँ से हम लोड लगाएंगे, पेंडुलम के थ्रू लोड लगाते हैं इसमें, तो जहाँ से हम इम्पैक्ट लोड लगाएंगे उसके अपोजिट साइड हमारा नॉच होगा। कहने का मतलब है नीचे साइड नॉच होगा। ठीक है, इसमें जो नॉच है वो वी शेप का भी हो सकता है और यू शेप का भी हो सकता है। ठीक है, हम इस पर इम्पैक्ट लोड लगाते हैं और फिर ये देखते हैं कि कितने लोड पे फेल हो रहा है। ठीक है, टेस्टेड फॉर मेटल स्पेशली फॉर डक्टाइल मटेरियल लाइक स्टील। स्टील के लिए हम आइजोड टेस्ट ना करके 4P टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा सैंपल एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो सैंपल इसका साइज क्या है। ये जो सैंपल है इसका साइज है 55 × 10 × 10 mm, लेंथ 55, विड्थ 10 और हाइट 10। ठीक है, इसको याद रखने के लिए 4P से 4P याद रख सकते हो। 4P कैसी होती है? ऐसी होती है ना 4P। ठीक है, नीचे की तरफ मुंह, नीचे की तरफ खुला होता है, 4P होता है, ऊपर से अपन बैठ जाते हैं। तो 4P टेस्ट में हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। ठीक है, वहीं हम आइजोड, आई से याद रखना, इसको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं। इसमें स्पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड नॉच इज फेसिंग द पेंडुलम। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, हम ऐसे लोड लगा रहे हैं इस पर, हम ऐसे लोड लगा रहे हैं इस पर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम इस पर लोड लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारी नॉच है। इस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हमारी नॉच है, और जो नॉच है वो वी टाइप की ही रहेगी। ठीक है, वहीं 4P में हम वी भी थी और यू भी थी, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं आइजोड में हमारा वी टाइप की नॉच ही होनी चाहिए। इसको हम ब्रिटल मटेरियल के लिए टेस्ट करते हैं। ये जो सैंपल का साइज़ है, ये सैंपल का साइज़ होता है इसमें 75 × 10 × 10। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हो, अगर इसका पूछा गया है तो इसका भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 4P और आइजोड में मेन डिफरेंस है कि इसको यहाँ पे सैंपल जो है हमारा वर्टिकली प्लेस होता है, 4P में हमारा जो सैंपल है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया टफनेस टेस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, अब प्रूफ टफनेस क्या है? देखो, प्रूफ टफनेस क्या है? प्रूफ टफनेस देखते हैं। प्रूफ जहाँ भी आ जाए, प्रूफ का मतलब होता है मैक्सिमम। टफनेस का मतलब है कितना इम्पैक्ट लोड को हमारा मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है। वहीं जब प्रूफ टफनेस आ गया तो मैक्सिमम इम्पैक्ट लोड को जो रेजिस्ट कर रहा है वो प्रूफ टफनेस हो गया। तो जहाँ भी प्रूफ आ जाए वहाँ तो मैक्सिमम लगा देना। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड प्रूफ टफनेस। ठीक है, उसको कहते हैं प्रूफ टफनेस। ठीक है, चलो अब प्रूफ टफनेस कैसे निकालते हैं? इट इज़ एन एरिया ऑफ अल्टीमेट और एवरेज। अल्टीमेट और एवरेज स्ट्रेस है, उसका एरिया होता है हमारा, जो एरिया, उन दोनों का एरिया लेंगे। ये तो एनर्जी लिखी हुई है हमारी, ठीक है, एनर्जी लिखी है, तो इन दोनों के एरिया से भी हम जो स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इन दोनों को एवरेज को हम प्रूफ, जो हमारा टफनेस है वो इन दोनों के एवरेज से निकाल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस नॉर्मल इम्पैक्ट को रजिस्ट करने की नॉर्मल एबिलिटी को टफनेस बोलते हैं। प्रूफ टफनेस आ गया मैक्सिमम लोड को इम्पैक्ट करने की प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को हम प्रूफ टफनेस बोलते हैं। वहीं मॉडुलस ऑफ टफनेस हम किसको बोलेंगे? मॉडुलस माने पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। जहाँ भी मॉडुलस दिख जाए समझ जाना पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। मैक्सिमम कितना लोड को रेजिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम कितने लोड को रेजिस्ट कर रहा है, उसको कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ टफनेस। चलो अब हम देखते हैं इम्पैक्ट टेस्ट इज डन टू मेजर द मॉडुलस ऑफ टफनेस।
मॉडुलस ऑफ टफनेस को मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलो मॉडुलस ऑफ टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम में निकालते हैं। और ये देखो इस चीज़ को थोड़ा देख सकते हो, अगर हम मॉडुलस ऑफ टफनेस निकाल रहे हैं तो जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, मॉडुलस ऑफ टफनेस को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राम अप टू फेलियर, जो भी एरिया है अप टू फेलियर इन स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। इस पूरे एरिया को हम मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं। इस पूरे एरिया से हम मॉडुलस ऑफ टफनेस निकाल सकते हैं मटेरियल की, ठीक है। चलो अब प्रूफ टफनेस समझ में आ गया, मॉडुलस टफनेस समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट से हम मॉडुलस ऑफ टफनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट क्या है, एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट is the stress level below which an infinite number of loading cycle can be applied to a material without causing fracture, ठीक है, without causing fracture, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एंड्योरेंस लिमिट का मतलब ये है कि ये वो लिमिट है, इस लिमिट के अंदर अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स ऑफ लोडिंग करेंगे तो हमारा मटेरियल फेल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने एक लोहे की बार ले ली, अब हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक बार ऐसे कर रहे हैं, एक बार ऐसे कर रहे हैं। एक स्ट्रेस लिमिट होगी जिसमें हम इनफाइनाइट बार इसको ऊपर नीचे मोड़ सकते हैं। आप इनफाइनाइट बार मोड़ सकते हैं जब हम जिस लिमिट के अंदर इसको इनफाइनाइट बार मोड़ सकते हैं उसको कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। और वो लिमिट जिसके बाद हम इसको इनफाइनाइट बार नहीं मोड़ सकते और ये फेल हो जाएगा कुछ डेफिनाइट साइकिल्स में, उस ठीक है। तो एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल विदाउट कॉजिंग फटीग फेलियर, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट जो है हमारा वो हाफ ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है हमारी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का हम आधा मान लेते हैं, ठीक है। अब इस हम डायग्राम से देखते हैं, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल का डायग्राम, एस और एन का डायग्राम था। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ एंड्योरेंस लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम एस और एन स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स की मदद से भी एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए हमारी एंड्योरेंस लिमिट है ये, ठीक है, ये हमारी एंड्योरेंस लिमिट है, ये हमारी एंड्योरेंस लिमिट है। अब एंड्योरेंस लिमिट के अंदर हम मटेरियल के अंदर 10 की पावर इस लिमिट के अंदर अगर हमारा मटेरियल है, देखो फटीग स्ट्रेंथ है, ये हमारी फटीग स्ट्रेंथ है, ठीक है, और ये हमारी फटीग स्ट्रेंथ है और ये हमारी एंड्योरेंस लिमिट है। देखो इफ स्ट्रेस इज लेस देन एंड्योरेंस लिमिट ये है, ठीक है, ये है। अगर स्ट्रेस की वैल्यू इससे कम है, तो हम जो हमारी वो है क्या कहते हैं, जो हमारी साइकिल्स है वो इनफाइनाइट बार हम स्ट्रेस लगा सकते हैं, ठीक है, हम इनफाइनाइट बार स्ट्रेस लगा सकते हैं। वहीं अगर हमारा स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई, अगर एंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमारा जो मटेरियल है वो फाइनाइट साइकिल के अंदर ही फेल हो जाएगा। वहीं जो हमारा मटेरियल है वो फाइनाइट साइकिल के अंदर ही फेल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रीप क्या है। क्रीप सिंपली याद रखना है, अगर हम देखो हमने एक मटेरियल है उसमें लोडिंग कर दी, कुछ वक्त के बाद ड्यू टू सेल्फ वेट वो उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्लो, ठीक है। कई बार हम क्रीप को कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार हम इसको प्लास्टिक स्ट्रेन एट अ कांस्टेंट लोड भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर प्लास्टिक चेंज हो रहा है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, देखो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जब हमारा स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्ट्रेन चेंज हो रहा है, ये हमारा स्ट्रेस है, ये हमारा स्ट्रेन है। जब हमारा स्ट्रेस कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज।
इसको बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक सस्टेन्ड लोडिंग कर दी है, अगर हमने एक लोडिंग कर दी है, उसके हमने इस पर पी लोड लगा के छोड़ दिया, कुछ समय के बाद इसके सेल्फ वेट की वजह से इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अंदर कुछ कोल्ड फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है। क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? हाँ, ये टाइम डिपेंडेंट है। क्या ये वक्त के हिसाब से बढ़ती है? हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगी। अब ऐसा क्या होता है कि क्रीप होने लगता है? होता क्या है, कई बार इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। कई बार इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। कई बार इसके अंदर हाई स्ट्रेस लगता है, हाई स्ट्रेस की वजह से भी डिफॉर्मेशन आ जाता है। कई बार हाई टेम्परेचर की वजह से भी डिफॉर्मेशन आ जाता है। कई बार डायनामिक लोडिंग की वजह से भी हमारा स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। कई बार डायनामिक लोडिंग की वजह से भी हमारा क्रीप स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। चलो अब क्रीप समझते हैं। मैंने तुम्हें ओवरव्यू समझा दिया, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लोड और स्ट्रेस, ठीक है। इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मैंने भी बताया ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसके अंदर कुछ सेल्फ वेट भी लगा हुआ है, उसमें लोडिंग है, तो वक्त के हिसाब से टेम्परेचर की वजह से उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को रीअरेंज कर रहे हैं, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है। अब इस डिफॉर्मेशन की रेट हम इस डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। 3 टाइप की क्रीप हो गई, 3 स्टेजेस हो गई क्रीप की। सबसे पहला प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप, टर्शरी क्रीप। प्राइमरी क्रीप क्या है? शुरुआत में, फिर सेकेंडरी क्रीप, फिर टर्शरी क्रीप। प्राइमरी क्रीप में क्या है? स्टार्ट एट अ रैपिड रेट एंड स्लो विथ टाइम। ये देख रहे हो, स्लोप बहुत ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है। मतलब शुरुआत में जो हमारा क्रीप है उसकी रेट ज़्यादा है, इसको कहते हैं प्राइमरी क्रीप। फिर स्लो हो गई टाइम के साथ, ठीक है। फिर आ गई हमारी सेकेंडरी क्रीप, फिर क्या आ गई हमारी सेकेंडरी क्रीप। अब ये यूनिफॉर्म है, कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ खास इसके अंदर रेट इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट रेट से हमारा क्रीप हो रही है। फिर टर्सरी क्रीप में क्या है? जब इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया कि वीक हो गया मटेरियल, वीक हो गया तो क्रीप एक्सेलरेट कर जाती है। टर्सरी क्रीप है एक्सेलरेटेड क्रीप रेट एंड टर्मिनेट व्हेन द मटेरियल इज रप्चर, ठीक है। वो टर्मिनेट हो जाती है जब मटेरियल रप्चर कर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं टर्सरी क्रीप, इसको कहते हैं हम टर्सरी क्रीप। तो 3 स्टेजेस देख लिए हमने क्रीप की, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। फटीग क्या होता है? फटीग माने थकना। थकता कब है इंसान? फटीग कब है? जब वो एक ही टाइप की लोडिंग बार बार झेल रहा है। फटीग, तुम क्यों फटीग हो जाते हो? जब तुम एक ही काम बार बार करते हो तो तुम फटीग हो गए, ठीक है। व्हेन अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और रिपीटेड लोडिंग, फेलियर अकर बिफोर द यील्ड स्ट्रेंथ इज नोन as fatigue strength. When a material is subjected to cyclic और repeated loading, उसके अंदर साइक्लिक लोडिंग हो रही है, रिपीटेड लोडिंग हो रही है, वो अपने यील्ड स्ट्रेंथ के पहले ही फेल हो जाता है, उसको कहते हैं फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। उसको कहते हैं फटीग की वजह से फेल हो गया। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? इसको एंडोरेंस लिमिट टेस्ट भी कहते हैं, इसको फटीग टेस्ट भी कहते हैं। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड रोटेटिंग बीम लेते हैं। हम एक बीम लेते हैं, उसमें एक इस साइड से मशीन लगाते हैं, एक बीम लेते हैं, उसमें एक इस साइड से मशीन लगाते हैं, इस साइड से मशीन लगाते हैं और इसको घुमाते हैं। ये रिवॉल्व करती है, ये घूमती है। जब ये घूमती है तो फिर इसमें बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, ठीक है। फिर जब ये घूमती है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, ठीक है। जब इसमें बेंडिंग मोमेंट लगा के हम इसकी फटीग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। रोटेटिंग, इसको इसीलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड रोटेटिंग बीम टेस्ट। ये आर मूरे ने बनाया था, इसलिए आर मूरे टेस्ट भी बोलते हैं इसको। बाय रोटेटिंग सिलेंडर स्पेसिमेन एंड अप्लाइंग बेंडिंग मोमेंट, रोटेटिंग सिलेंडर पे हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है हम इसको एसन कर्व में स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल डायग्राम में हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ को। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा व्हाट? स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस किसको बोलते हैं?
स्टिफ, मटेरियल स्टिफ है हमारा, स्टिफ है मतलब रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है। स्टिफनेस इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। स्टिफ है मतलब डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर रहा, तो जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतने कम डिफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा रेजिलियंस। अब व्हाट इज़ रेजिलियंस? रेजिलियंस का मतलब है कि मटेरियल अपनी, जो हम मटेरियल पे कुछ काम कर रहे हैं, वो उस, हम मटेरियल पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स उस एनर्जी को वो मटेरियल उस फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है, उसको कहते हैं रेजिलियंस। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट बाय द इलास्टिक मटेरियल इज नोन एज रेजिलियंस। कहने का मतलब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, हमने इस पे लोड लगाया, ये छोटी हो गई, ये छोटी हो गई, हमने इस पे लोड लगाया, ये छोटी हो गई। छोटे होने के बाद जब हमने लोड छोड़ा तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। मतलब जब हमने इस पे लोड लगाया, कुछ इसने एनर्जी स्टोर की, तो जो स्प्रिंग का मटेरियल है उसको हाई रेजिलियंस मटेरियल से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इस मटेरियल से बनाते हैं जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर ले, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। इसको कहते हैं रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। हमने कुछ स्ट्रेन लगाया, इसने उसको स्टोर कर लिया, फिर हमने लोड हटाया, फिर इसने इस चीज़ को रिलीज़ किया, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस हमारा स्प्रिंग एक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। रेजिलियंस हमारा स्प्रिंग एक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और हम रेजिलियंस को फाइंड करते हैं एरिया अंडर लो डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस को हम एरिया अंडर लो डिफॉर्मेशन कर्व, ये हमारा लोड है, ये हमारा डिफॉर्मेशन है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग होता है, ये लो डिफॉर्मेशन कर्व है। कहने का मतलब ये है, हम कोई मटेरियल है जिस पे लोड लगा रहे हैं, वो डिफॉर्म हो रहा है, एक टाइम के बाद वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम तक वो फेल हो जाएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, उसके अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट एरिया अंडर लो डिफॉर्मेशन कर्व इज रेजिलियंस, ठीक है, याद रखना। लो डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट, ये जरूर याद रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? रेजिलियंस को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। हाफ, ठीक है। स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू ई, तो ये क्या हो गया? हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू ई। इस तरीके से हम रेजिलियंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रूफ रेजिलियंस मैंने बताया था, जहाँ प्रूफ आ जाए मतलब मैक्सिमम, प्रूफ का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग अ परमानेंट डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। कितनी मैक्सिमम एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट मटेरियल स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं हमने प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस। अब वहीं आ गया अब नेक्स्ट आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? मॉडुलस से मैंने बताया था पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से देखते हैं। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हमने लोड लगाया, प्रोपोर्शनल लिमिट आई, ईल्ड लिमिट आई, अपर ईल्ड पॉइंट आया, फिर लोअर ईल्ड पॉइंट आया, फिर अल्टीमेट पॉइंट आया, फिर फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, ठीक है। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर इज मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस? सेव्ड एरिया ऑफ मटेरियल इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, याद रखना, ठीक है, याद रखना। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? देखो, रेजिलियंस क्या था अपना? इनटू वॉल्यूम था। एनर्जी क्या होता है? इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन, ये अभी मैंने बताया था आगे, ये रहा कि वॉल्यूम ऑफ बार, ये रेजिलियंस है, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस नहीं है, ये रेजिलियंस है,
ठीक है, ये रेजिलियंस है, इसको याद रखो, रेजिलियंस है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वार, ये रेजिलियंस है, डिवाइडेड बाय वी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कट गया, तो ये हमारा बचा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये क्या बचा हमारा? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है? स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट डिक्रीज ऑफ स्ट्रेस इन अ मटेरियल अंडर constant strain at a constant temperature. It is similar to creep of a concrete. This loss is commonly in order of 2 to 8% of initial stress. कहने का मतलब ये है कि हमारा एक मेंबर था, ठीक है, हमने इस पे क्या किया, हमने स्ट्रेस लगाया इसमें, समय के साथ जब हमने इसमें स्ट्रेस लगाया, इसके अंदर स्ट्रेस लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी। स्ट्रेस रिलैक्सेशन माने कम होना, स्ट्रेस रिलैक्सेशन माने कम होना। स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट डिक्रीज ऑफ स्ट्रेस इन अ मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेन। उसकी जो लोड लेने की कैपेसिटी है वो वक्त के हिसाब से, स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है वो वक्त के हिसाब से कम हो जाएगी। क्यों वक्त के हिसाब से कम हो जाएगी? क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी डिग्रेड कर गई। इसको कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये 2 से 8% होती है। ये कितनी होती है? 2 से 8%। ये कितनी होती है? 2 से 8%। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेनासिटी। टेनासिटी क्या है? किसी मटेरियल को, वो मटेरियल जिस पर हम टेंशन लगाएं वो टेंशन को बेयर कर ले। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स विदाउट फ्रैक्चर। इस टेनासिटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड टेनासिटी। ठीक है, टेनासिटी का मतलब ये है कि मटेरियल की टेंशन लोड लेने की एबिलिटी कितनी है, वही है हमारी क्या? टेनासिटी। दैट्स इट। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देख लिया। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देख लिया। अब हम देखते हैं क्या? हम देखते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला मटेरियल हमारा होमोजेनियस मटेरियल। वो मटेरियल इट हैज़ अ सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। इसकी सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, कहने का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है। वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, पूरा कंपोजिशन सेम हो, उसको कहते हैं होमोजेनियस मटेरियल। आइसोट्रोपिक में हमारी डायरेक्शन आ जाती है, होमोजेनियस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। डायरेक्शन मैटर करने का मतलब, होमोजेनियस का मतलब है वो सेम ही टाइप ऑफ मटेरियल से बना है, वो होमोजेनियस हो गया। ठीक है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में। ठीक है, ये लिख दिया डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन को हम ज़्यादा जोड़ नहीं देते। वहीं आइसोट्रोपिक में हम डायरेक्शन को जोड़ देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल आर आइडेंटिकल एट अ गिवन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, कौन कौन से आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गए? स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। व्हाट इज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल? मटेरियल विच हैज डेफिनेट प्रॉपर्टी इन ऑल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, सॉरी, आइसोट्रोपिक से समझते हैं। ये एक मटेरियल है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो है जिसकी एक्स डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी है, वाई डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी है, जेड डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक, जो आइसोट्रोपिक नहीं है वो एनाइसोट्रोपिक है। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल आर डिफरेंट, anisotropic material are direction dependent. It has different properties in all different direction. ठीक है, आइसोट्रोपिक क्या है? जिसकी सेम प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एग्जाम्पल वुड, ग्लास, वाटर, ये सब क्या है? एनाइसोट्रोपिक है। ऑर्थोट्रोपिक भी हमारा एनाइसोट्रोपिक के अंदर आता है। ठीक है, तो मेजरली दो टाइप के मटेरियल हो गए, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक के अंदर ही हमारा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर वेरियस मटेरियल। वेरियस मटेरियल के लिए हमारे इलास्टिक कांस्टेंट कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस किस मटेरियल के लिए कितने हमें इलास्टिक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं हमारे पास? 4। कौन कौन से? ई, जी, के, म्यू। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस। के क्या है? बल्क मॉडुलस। म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो। ये टोटल 4 है, ये 4 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, अब 4 में से 2 इंडिपेंडेंट है, 2 डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = 2G 1 + म्यू, E = 3K 1 - 2 म्यू। ठीक है, ये 2 रिलेशनशिप है। इन 2 रिलेशनशिप में अगर हमें कोई 2 चीज़ें पता है तो हम 2 चीज़ें निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें G और म्यू पता है, G और म्यू पता है तो हमने E निकाल लिया। जब हमने E निकाल लिया तो E पता चल गया और म्यू पता चल गया। म्यू तो हमें पता ही था, E और म्यू पता चल गया तो K निकाल लिया। तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अगर हमें 2 इलास्टिक कांस्टेंट पता है तो हम 2 निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने हो गए? 2। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने हो गए? 2। ये 2 इंडिपेंडेंट है, 2 को हमने निकाल लिया तो 2 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट है, 2 डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्थोट्रोपिक के लिए याद रखना है, कितने इंडिपेंडेंट है? 9। ये ज़्यादा पूछता है, इसको याद रखना इससे। ठीक है, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक के लिए कितना है? 2। ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितना है? 9। एनाइसोट्रोपिक के लिए कितना है? 21। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? सबसे पहले देखते हैं ब्रिटल मटेरियल। अगर हमारा मटेरियल ब्रिटल है तो उसके अंदर डक्टिलिटी नहीं है तो जो हमारा मटेरियल है वो जल्दी फेल कर जाएगा। वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो अच्छी हो सकती है लेकिन उसकी डक्टिलिटी अच्छी नहीं हो सकती। डक्टिलिटी कौन बताता है? स्ट्रेन। अगर यही डायग्राम ऐसा होता तो ये ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल देखो, सडन फेलियर दे दिया, बिना वार्निंग के फेलियर दिया है, सडन फेलियर दिया है। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रेन है वो बहुत कम है, कम स्ट्रेन पे ही ये फेल हो गया है, तो ये ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। वो मटेरियल जो इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक का मतलब है कि प्लास्टिक प्रॉपर्टी मैंने अभी समझाया था। प्लास्टिक वो प्रॉपर्टी है जिसमें सेम स्ट्रेस पे हमें स्ट्रेन मिल रही है। हम कांस्टेंट लोड लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रेन बढ़ रही है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? हमने लोड लगाया, हमारा मटेरियल इलोंगेट कर रहा है। तो इलास्टिक भी है, प्लास्टिक भी है, तो इलास्टोप्लास्टिक। वहीं अगर हमारा मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक है मतलब पॉइजन रेशियो 0.5 है। किसके लिए? रबर के लिए। परफेक्टली प्लास्टिक है मतलब इलास्टिक रीजन है ही नहीं उसमें। इलास्टिक रीजन है नहीं मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। वो हो गया परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, वो हो गया हमारा परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। चलो नेक्स्ट है हमारा इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। नेक्स्ट हमारा आइडियली रिजिड मटेरियल। वो मटेरियल रिजिड होगा जिसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू 0 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, पैरेलल टू द स्ट्रेस। ठीक है, और ये है इसका ग्राफ। तो ये हमारा आइडियल रिजिड मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा क्या? लीनियर इलास्टिक मटेरियल। कहने का मतलब है जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। ये है लीनियर इलास्टिक। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को फॉलो कर रहा है, वो इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? वो मटेरियल जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, बिना स्ट्रेस के, वो हो गया हमारा आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारा क्या? रिजिड, लीनियरली और प्लास्टिक बिहेवियर। ये हमारा प्लास्टिक बिहेवियर मटेरियल। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस की। चलो
थर्मल स्ट्रेस मटेरियल पे कब आते हैं? जब हम मटेरियल पे क्या करते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। लेकिन क्या नॉर्मली स्ट्रेस पैदा हो जाता है? नहीं। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा एक पिक्चर ले रखा है, इसको देखो। ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा एक वो है बॉक्स रखा है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, हमने इसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो ये जो हमारा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान लिया हमने ऐसा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी है, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसके अंदर इलॉन्गेशन हुआ, कितना हुआ, डेल्टा टी, ठीक है, मान लीजिए डेल्टा टी इलॉन्गेशन हुआ, इनिशियल लेंथ थी एल। अब इस डिफॉर्मेशन को किसी ने रजिस्ट तो किया नहीं, तो मैं पहले बताया था मैंने कि स्ट्रेन पहले आता है फिर स्ट्रेस आता है, और जब स्ट्रेन को हम रजिस्ट करते हैं तब स्ट्रेस आता है। तो बताओ इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने स्ट्रेन को रजिस्ट ही नहीं किया, तुमने इसकी डिफॉर्मेशन को रजिस्ट ही नहीं किया, तो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा ही नहीं होगा। तो क्या इसके स्ट्रेन होगा? हाँ स्ट्रेन होगा। कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी होगा, ठीक है, कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी होगा। तुमने इसको रिस्ट्रेन नहीं किया तो इसके अंदर स्ट्रेन कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी। कैसे निकाला? स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी होती है? चेंज इन लेंथ होती है एल अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ होती है किसी भी मटेरियल की, अगर उसमें टेम्परेचर टी से उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ड्यू टू टेम्परेचर उसके अंदर जो लॉन्गेशन होगा वो होगा एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, इतना होता है, याद रखो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। कट गया, कितना बचा स्ट्रेन? अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस कितना होगा? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि ये मटेरियल इज़ फ्री टू इलॉन्गेट। इस मटेरियल के अंदर तुमने इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया, तुमने इसकी डिफॉर्मेशन को रोका नहीं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इसके अंदर स्ट्रेस पैदा नहीं हुआ। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमने मटेरियल को वन साइड से रजिस्ट कर लिया, कहने का मतलब ये है दोनों साइड से ये हमारी बीम है, देखो ये हमारी बीम है, ये हमारी बीम है, ये हमारी बीम है। इसको तुमने यहाँ से रजिस्ट कर दिया और इसको तुमने यहाँ से रजिस्ट कर दिया। इसकी लेंथ एल है और तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया टी। जब तुमने इसका टेम्परेचर टी बढ़ाया तो इसके अंदर क्या हुआ? डिफॉर्मेशन होगी। कितनी डिफॉर्मेशन होगी? कितनी होगी? एल अल्फा डेल्टा टी। अरे भाई जीरो डिफॉर्मेशन होगी। क्यों भाई? डिफॉर्मेशन तो होने नहीं दे रहा, ये इनमूवेबल है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है। जब ये फिक्स है तो स्ट्रेन कितनी हो गई? तो स्ट्रेन कितनी हो गई? ज़ीरो। क्यों? चेंज इन लेंथ ही ज़ीरो है। लेकिन स्ट्रेस हो गई, स्ट्रेस कितनी हो गई? स्ट्रेस कितनी हो गई? स्ट्रेस हो गई सिग्मा। स्ट्रेस कितनी होगी? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। स्ट्रेस कितनी होगी? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। क्यों आ गई स्ट्रेस? क्योंकि तुमने स्ट्रेन को रजिस्ट किया, इसलिए स्ट्रेस आ गई। अगर तुम स्ट्रेन को रजिस्ट ही ना करते तो तुम्हारी स्ट्रेस आती ही नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हमने इसको ये फॉर्मूला निकाला कहाँ से? ठीक है, हमने ऐसे निकाला ये फॉर्मूला को निकाल के दिखाता हूँ। डिफ्लेक्शन ड्यू टू फोर्स, इसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इसके अंदर कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये एलोंगेट कर रहा होगा, ये एलोंगेट कर रहा होगा तो ये फैलना चाहता होगा, लेकिन कुछ एक फोर्स है जो इसको फैलने नहीं देना चाह रहा है। तो इस फोर्स की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा? मान लिया पी फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन कितना होगा? पी एल अपॉन ई। वहीं वो डिफॉर्मेशन किसके इक्वल है? इसके टेम्परेचर की एलोंगेशन के इक्वल है। कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी। कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी। तुम्हें पता है लोड अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। एल से एल गया, क्या हो गया? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा किसका? स्ट्रेस का, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हमारा किसका? स्ट्रेस का। चलो इतना समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने वन साइड रिस्ट्रेन कर दिया है किसी मटेरियल को तो उसके अंदर स्ट्रेस जो पैदा होगा वो अल्फा डेल्टा टी होगा। वहीं तुमने इसको दो साइड रजिस्ट कर दिया है तो इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा वो अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू होगा, ठीक है। वहीं अगर तुमने इसको थ्री साइड से रजिस्ट कर दिया है तो इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा वो तीनों डायरेक्शन में इक्वल होगा। वो कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 म्यू। इन दोनों को डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलो
अब थर्मल स्ट्रेस, अभी मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया, अब थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेस कब आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी, जब हम इसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये फ्री है, ये डायग्राम गलत बना है, यहाँ पे इनको फिक्स करना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, इस ट्रिक को याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका होता है, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर और स्टील। स्टील का सबसे कम होता है, और जो स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो नियरली कंक्रीट के इक्वल होता है। इसीलिए हम रेनफोर्समेंट में कंक्रीट के साथ स्टील यूज़ करते हैं। क्यों, कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने कंक्रीट में स्टील लगा दी, ये स्टील है और ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, कल के दिन टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कंक्रीट इलोंगेट करेगा, फैलेगा थोड़ा टेम्परेचर की वजह से, ये रॉड भी फैलेगी, ये दोनों इक्वल अमाउंट से फैले, इनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो। क्यों, क्योंकि किसी मटेरियल में टेम्परेचर की वजह से कितना डिफॉर्मेशन होगा ये उस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताता है, ठीक है। ये उस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताता है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अगर इन दोनों का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन सेम है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये सेम अमाउंट से क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। कितना होता है, 12 इंटू 10 की पावर -6, कितना होता है, 12 इंटू 10 की पावर -6 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका स्टील का और कंक्रीट का नियरली सिमिलर होता है। इसको कैसे याद रखना है, ABCS, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर ब्रास, फिर कॉपर और फिर स्टील। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होने से दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जिस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है उसको टेम्परेचर से फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कम किया तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पहले एक्सपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। देखो, तो अगर कॉपर, और जैसे कॉपर का स्टील से ज़्यादा है कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, सो कॉपर विल एक्सपेंड मोर इन केस ऑफ कंपोजिट सेक्शन, मटेरियल रिलाइज कंप्रेशन whose coefficient thermal expansion will be more। अब ये कैसे समझोगे, ये ऐसे समझोगे, हमने दो स्लैब ली, ठीक है, हमने इनको एक साथ, हमने इन दोनों को बाइंड कर दिया, ध्यान रखना बाइंड किया है या नहीं किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स में घुमाता है, ठीक है। एक है मान लीजिए कॉपर की और एक है मान लीजिए स्टील की, ठीक है, एक है कॉपर की, एक है स्टील की, ठीक है। अब हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अब हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, कॉपर का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा एलोंगेट करेगी। वहीं स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, मतलब ये कम एलोंगेट करेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब ये दोनों तो कंबाइंड बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड है तो अगर कॉपर बढ़ेगी, ज़्यादा एलोंगेट करेगी तो स्टील उसको पीछे खींचेगी। कहने का मतलब ये है, अगर एक कंपोजिट सेक्शन है तो ये साथ में एलोंगेट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, साथ में एलोंगेट करेंगे और साथ में कंप्रेस करेंगे, ठीक है, साथ में एलोंगेट करेंगे और साथ में एक्सपेंड करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो स्टील कहेगा कॉपर से, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, और स्टील और कॉपर कहेगा स्टील से, अरे भाई तुम कहाँ रह गए, तुम इधर आओ। तो ये दोनों इस पोजीशन पे आके, ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। तो अगर ये फाइनल पोजीशन है तो अब देखो, जब कंपोजिट सेक्शन है जिसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है, ठीक है, कॉपर का क्या है, कॉपर का अल्फा ऑफ ज़्यादा है स्टील से, तो ये ज़्यादा एलोंगेट किया, ज़्यादा एलोंगेट किया तो ये साथ में, ये कंबाइंड, ये कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन है तो साथ में एलोंगेट करेंगे, साथ में एलोंगेट करेंगे तो स्टील बोलेगा अरे भाई वापस आओ। तो ये स्टील इस पर क्या लगा रहा है, कंप्रेशन, तो कॉपर क्या फील करेगा, कंप्रेशन, वहीं स्टील क्या फील करेगा, टेंशन। यही इन्होंने समझाने की बात की है, ठीक है, कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा वो कंप्रेशन फील करेगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम वो टेंशन फील करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, एज टेम्परेचर इंक्रीज, ये मटेरियल 1 है, मटेरियल 2, व्हेन एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है, जब ये कॉन्स्टेंट है, हाँ मतलब इन दोनों को रजिस्ट कर रखा है,
ठीक है। एंड कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन बढ़ाया, मटेरियल इसका ज़्यादा है, मटेरियल 1 का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा अल्फ़ा वन ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा वो कंप्रेशन फील करेगा और जिसका कम होगा वो टेंशन फील करेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ, ये दोनों स्लैब हैं, ये दोनों क्या हैं, फिक्स्ड हैं दोनों, ये दोनों क्या है, फिक्स्ड हैं, और ये कॉपर है और ये स्टील है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तो तुम्हें पता है ये कॉपर का ज़्यादा है, स्टील का कम है। अब बताओ दोनों कॉपर में कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, स्टील में कंप्रेशन होगा टेंशन होगा, जब ये दोनों साइड से रिस्ट्रेन है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में कंप्रेशन होगा, क्यों दोनों में कंप्रेशन होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से रिस्ट्रेन है, दोनों इलोंगेट होना चाहती हैं, लेकिन दोनों को रोक रखा है, जब दोनों को रोक रखा है तो दोनों में कंप्रेशन होगा, ठीक है, तो दोनों में कंप्रेशन होगा। तो व्हेन अल्फा इंक्रीज देन एक्सपेंशन इज मोर देन बोथ मटेरियल विल फील कंप्रेशन ड्यू टू फिक्स एंड, ठीक है। तो जब ये याद रखना एग्जाम में कि अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो दोनों में कंप्रेशन होगा, और वहीं अगर दोनों एंड फिक्स नहीं है तो वो बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो बिहेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है। ये तो हमने कल ही देख लिया था, सिंपली कल हमने देख लिया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रू स्ट्रेस, ये हमारा क्या है, ट्रू स्ट्रेस है, ठीक है, ये हमारा ट्रू स्ट्रेस है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कल मैंने तुम्हें समझाया था लास्ट लेक्चर में कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है। देखो दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, पहले तो स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे आता है ओरिजिनल एरिया कौन सा लेना है, ओरिजिनल, लोडिंग के पहले, वहीं ये किस में है, इंजीनियरिंग में। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, ट्रू की, तो हमें एरिया कौन सा लेना है, आफ्टर लोडिंग, तो हमें एरिया कौन सा लेना है, आफ्टर लोडिंग, ठीक है, आफ्टर लोडिंग, ठीक है। अब एरिया आफ्टर लोडिंग ये हमारी वो है स्पेसमैन है, इसको हमने खींचा, एरिया आफ्टर लोडिंग, ये बिफोर लोडिंग हो गया, ये आफ्टर लोडिंग हो गया, एरिया छोटा हो गया, पतला हो गया। एरिया जब छोटा हो गया आफ्टर लोडिंग तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो ट्रू स्ट्रेस हमारा बड़ा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस से, और जो ट्रू स्ट्रेन है वो छोटा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन से। इसके लिए आप लास्ट लेक्चर देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि बताओ ट्रू स्ट्रेस क्या होगा, तो ट्रू स्ट्रेन इंटू वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ग्रेड ऑफ स्टील। देखो तुम्हें पता था जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी डक्टिलिटी भी बढ़ रही है क्या, नहीं। जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ाते हैं हमारा ग्राफ पहले ऐसे था वो ऐसे शिफ्ट होने लगता है। इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं स्टील में, हमारा मटेरियल हार्ड होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, वो ब्रिटल होता जाता है, उसकी ग्रेडिंग बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, उसकी इलोंगेशन कम हो जाती है, ठीक है, दैट्स इट। फॉर ब्रिटल मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज मोर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मैंने पहले बताया था कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जैसे जैसे ब्रिटलनेस क्या है, कार्बन बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और जो परसेंटेज इलोंगेशन है माइल्ड स्टील का एट फेलियर वो 20 से 30% होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं पहले आता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। जब हम यील्ड स्ट्रेस पे होते हैं तो जो हमारी स्ट्रेन है वो कितनी होती है,
वो हमारी कितने परसेंट होती है, 0.125%। वहीं फ्रैक्चर के टाइम पे हमारी स्ट्रेन कितनी होती है, 20 से 30%। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारी जो स्ट्रेन है यील्ड स्ट्रेस पे कितनी होती है, 0.125%। वहीं फ्रैक्चर पॉइंट पे 20 से 30%, ठीक है। चलो लेक्चर होता है ख़त्म। होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे PDF चाहिए, तो फिर मैं आपको फर्दर टेलीग्राम चैनल के थ्रू PDF प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।